नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, जिंदा दिल होंगे। दोस्तों, मैं कई दिनों से ये सोच रहा था कि कुछ एक नई शुरुआत की जाए। ये शुरुआत किसी भी प्रकार की हो सकती थी, कोई नया उद्यम या कुछ भी। पर मेरे एक मित्र के कहने पे उन्होंने कहा कि यार तुम बहुत अच्छा समझाते हो। एक काम करो कि ये जो तुम समझाते हो इसे तुम और बढ़िया से और मतलब विस्तृत रूप से समझाओ, ताकि हम और हमारे साथ-साथ जो लोग जो समझ नहीं पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को क्लास में, वो उनको समझ पाएँ। तो मैंने भी बोला कि बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी जो मुझे लगता है कि मेरा जो स्वधर्म है, जो पढ़ना-पढ़ाना मेरा स्वधर्म है, जो मेरी इनर नेचर कहती है, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँ। हम कभी बात करेंगे इस इनर नेचर के बारे में। फिलहाल हम छोटा सा ये समझें कि जो मेरी इनर नेचर है, वो कहती है कि मेरा जो स्वधर्म है वो पढ़ना-पढ़ाना है। तो क्यों ना जो मुझे गुरु द्वारा ज्ञान मिलते हैं मैं उसको और विस्तृत रूप से समझाऊँ। कई बार क्या होता है कि हम क्लास में बैठते हैं, सब लोग पढ़ाई करते हैं, सब अपने-अपने तरीके से पढ़ते हैं। कुछ समझ के पढ़ते हैं, कुछ पढ़ के समझते हैं। थोड़ा-सा अंतर होता है दोनों में, आप कन्फ्यूज़ ना हो। कुछ समझ के पढ़ते हैं, कुछ पढ़ के समझते हैं। पहले उनको समझ लेंगे लाइन बाय लाइन, फिर उसको याद कर लेंगे या कुछ याद करके फिर उसको समझते हैं। तो सबका अपना-अपना तरीका होता है। तो मैंने सोचा कि चलो ये इसको मतलब एक नया आयाम दिया जाए, एक नया डायमेंशन दिया जाए, तो कहाँ शुरू किया जाए? चूँकि मेरे पास इतनी क्वालिफ़िकेशन है नहीं कि मुझे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट पढ़ाने के लिए रखेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो अपने शिक्षकों द्वारा ज्ञान मिला है, मैं उससे अच्छा समझा पाऊँगा आपको। मेरा दोस्त कहता था, अक्सर वो कहता था कि यार मतलब हम समझने को वहाँ समझते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं समझते जिस हिसाब से तुम समझाते हो। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम सेम चीज़ समझाते हैं, पर भाषा अलग होती है। मतलब भाषा पे भी ये सब चीज़ें निर्भर करती है कि कौन क्या समझा रहा है, कैसे समझा रहा है, किस टाइप से वो प्रेज़ेंट कर रहा है अपने आप को। हो सकता है कि बहुत अच्छा पढ़ने वाला अच्छी तरह से नहीं समझाए और हो सकता है कम पढ़ने वाला अच्छी तरह से समझाए। लेकिन हमें उनसे थोड़ी मतलब है। हमें तो इन बात से मतलब है, कौन हमें बेहतर ढंग से कुछ समझा पा रहा है, कौन हमें बेहतर ढंग से कुछ बता पा रहा है। हमें तो इन बातों से मतलब है। हमें उसकी डिग्री तो देखनी है नहीं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ की शुरुआत करूँ। मैं आपके सामने आया हूँ आज, ये मेरा पहला वीडियो है। पता नहीं आपको कैसा लगेगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं अपने प्रतिक्रिया देने के लिए, रिएक्शन देने के लिए। मुझे नहीं पता कि आपको सही लगेगा या नहीं लगेगा। मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ के लिए उपयुक्त हूँ या ना हूँ। पर मुझे ये विश्वास है कि मैं जिस टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करूँगा, एक दोस्त की तरह, एक शिक्षक की तरह नहीं, एक पढ़ाने वाला की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह। मुझे ये आशा है कि मैं आपको उस दोस्त की भांति आपको समझा पाऊँगा। सरल से सरल भाषा में, आसान भाषा में, उसको तोड़ के, मरोड़ के मैं आपके समक्ष रख पाऊँगा, आपके सामने रख पाऊँगा, ताकि उस चीज़ को आप आसानी से समझ पाएँ। दोस्तों, आज ये मेरा पहला वीडियो है। आज से ही इस चीज़ की शुरुआत करूँगा। आप तनाव ना लें। मैं अब क्या है कि मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, तो कहीं न कहीं कैमरा तो अब हँसेगा नहीं, तो थोड़ा बहुत मतलब हँसी-मज़ाक चले रहे तो ज़्यादा बेहतर होती है। मैंने उसको बहुत हँसाने की कोशिश की, लेकिन वो हँसता ही नहीं, तो मेरी उसमें क्या गलती है? तो थोड़ा-सा सीरियस लग रहा हो तो तनाव ना लें। मैं कोई आपके ऊपर बोझ बनने ना आया हूँ, नहीं आया हूँ। जब भी आपको ऐसा लगे कि बोर फ़ील हो रही है, तो टेक्नोलॉज़ी आ गया है। पॉज़ का बटन दबाएँ, आराम से जाएँ, घूम के आएँ, फ्रेश होके जाएँ। छोटे भाई-बहन हैं तो उनको थोड़ा-सा चिकोटी काट लें, उससे हँसी-मज़ाक करें, फिर बैठ जाएँ। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है। मैं आपके ऊपर बेसिकली बोझ नहीं बनने आया हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको क्या-क्या प्रोवाइड करूँगा, ये सब निःशुल्क है। इसके लिए आपको कोई अदा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार के भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब निःशुल्क है। ये आपको इस चैनल के माध्यम से 4-5 चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएँगी। जैसे
हम इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पे बात करेंगे। पहला हम हिस्ट्री से लेते हैं। हम इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री पे बात करेंगे। हिस्ट्री में कि कैसे हमारा अर्ली एज से फ्रॉम द स्टोन एज टू टिल नाउ मॉडर्न इंडिया कैसे इवोल्यूशन हुई, कैसे एक छोटी सी कंपनी जो एक मोनोपोली थी, जो एक चार्टर्ड कंपनी थी, वो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी आई और हमारे देश को कब्जा की। 200 और 250 साल से ज्यादा उन्होंने हमारे ऊपर राज किया। 1600 में आकर के 1947 तक वो कंपनी बनी रही। हमने क्या गलतियां की थी? हिस्ट्री बेसिकली क्या होता है कि हमारे किए हुए काम को हमें बताता है ताकि हम आने वाली पीढ़ी हमारी वो गलती ना कर पाए। हिस्ट्री बेसिकली यही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है हिस्ट्री। मुझे पता है कि ये बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट है, पर क्या है कि अगर आप चीजों को सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आप ज्यादा आसानी से उसको समझ पाएंगे, ज्यादा बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। सीक्वेंस में कहने का मतलब कि कोई बच्चा जन्म लेता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो उसका मुंडन संस्कार किया जाता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो क्या बोलते हैं उसको टीनेज में आता है, फिर वो पढ़ाई लिखाई करता है, फिर वो नौकरी करता है, शादी करता है, फिर अपने गृह गृह उसको गृहस्थ आश्रम देखता है, फिर वो बूढ़ा होता है। ये सीक्वेंस है। मतलब फ्रॉम क्लास वन से लेकर के अभी तक एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो ज्यादा आसान रूप से आपको समझ में आएगा। और मैं कोशिश करूंगा, मेरी पूरी तरह ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको सीक्वेंस में समझा पाऊं। अब इंसानों से गलती होती है, मुझसे भी गलती हो जाए तो आपके पास पूरा अधिकार है, आप मुझे प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप अपने हिसाब से आप कुछ बता पाए, मुझ में कुछ सुधार त्रुटि या कुछ भी हो तो आप बेशक वहां पे दे सकते हैं। दोस्तों, तो हिस्ट्री को हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि कैसे एक स्टोन एज से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से उठ करके आज इस 21st सेंचुरी में आए हुए हैं। आज जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं वो कहाँ से लिया गया है डेमोक्रेसी? कहीं ना कहीं वो हमारे वर्ल्ड की सबसे पहली डेमोक्रेसी। तो हम लोग बात कर रहे थे डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी हिस्ट्री, क्योंकि ये अपने आप में कि इंटरेस्टिंग सी बात है कि डेमोक्रेसी जो हमारी है वो हिस्ट्री का भी एक पार्ट है और पॉलिटी का भी पार्ट है। हिस्ट्री का ऐसे पार्ट है क्योंकि जो डेमोक्रेसी की जो थ्योरी है वो एवोल्यूशन थ्योरी है कि कैसे हम मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ आए हैं। तो कहीं नहीं कहीं ये एक हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो हम इसमें देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्या था हमारे हिस्ट्री में। डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस क्या था, कैसे रूल किया जाता था पहले के टाइम में। आज जो हम 21st सेंचुरी की डेमोक्रेसी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहले इवोल्यूशन हुई है थ्योरी में, उस थ्योरी में, तब जाकर के आज हमें ये डेमोक्रेसी का फॉर्म देखना पड़ रहा है। हालांकि ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन बात है कि डेमोक्रेसी आज हमारे यहाँ है बट बिहेवियर में नहीं है, ऑन द थ्योरी है। डेमोक्रेसी है बट वो बिहेवियर में नहीं है। तो हिस्ट्री में हम कैसे पढ़ेंगे कि हम कैसे इवॉल्व कर करके आज 21st सेंचुरी में हम आए हैं। हम किन किन बातों से हम एवोल्यूशन किए हुए हैं। वहीं हम इसमें देखेंगे, मुगल एम्पायर का भी देखेंगे। उसके बाद मुगल एम्पायर में जो अकबर का, जहांगीर का, हुमायूं का, बाबर का, इन सब की जो थ्योरी थी, मनसबदारी सिस्टम हो गया, जमींदारी सिस्टम हो गया, इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी, इनका जो दक्कन पॉलिसी था, इनका जो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसी थी, ये सब चीज देखेंगे। आज जो हमारी दिल्ली, जो हमारी देश की राजधानी है, कहीं ना कहीं वो मुगल एम्पायर से जाकर के वो इंस्पायर्ड है, क्योंकि मुगल एम्पायर के टाइम में ही दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। तो हम देखेंगे कि कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ। हिस्ट्री बेसिकली पास्ट में किए हुए काम को प्रेजेंट के लिए लेसन बना के लाती है, प्रेजेंट के लिए सीख लेके आती है, उसको हिस्ट्री बोलते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारे डायमेंशन है, तो हम उस पर कभी विस्तृत में बात करेंगे। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो टाइम टू टाइम हम उसको मेंशन करते जाएंगे, उसको ब्रीफ में आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में इतना ही। अब देखते हैं पॉलिटी, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी इन गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली मतलब होता है पॉलिटी से राजतंत्र, गवर्नेंस से शासन और कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान।
देखिए, हम भारत में रहते हैं। भारत में मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि गीता फेमस बुक हो, मतलब धार्मिक बुक हो, सबसे बेस्ट बुक हो। किसी के लिए हो सकता है महाभारत हो, किसी के लिए हो सकता है रामायण है, किसी के लिए हो सकता है कुरान है, किसी के लिए हो सकता है बाइबल है, किसी के लिए कोई और। लेकिन हम जिस देश में रहते हैं वहाँ रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों के गवर्नर, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पुलिस, प्रशासन, सारा चीज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तो इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है। हमारा जो कंट्री है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी पे चलती है। किसी एक धर्म पे नहीं चलती, किसी एक जाति पे नहीं चलती, किसी एक भाषा पे नहीं चलती। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है। और कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे एक बेस्ट बात है, इट वर्क्स इवन फॉर दोज हु डोंट बिलीव इन इट। ये उनके लिए भी काम करता है जो इनमें विश्वास नहीं रखते। मान लीजिए कल के डेट में आपके साथ कुछ गलत होता है, आपको क्या सेफ गार्ड है? एक सेफ गार्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। आप अपनी बात को रख सकते हैं, गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं, अपनी समस्या को रख सकते हैं। और गवर्नमेंट को, कोर्ट को, ये उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो आपको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपको सॉल्यूशन दे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ का सॉल्यूशन है। और टाइम टू टाइम हमारे कोर्ट ने भी ये दर्शाया कि सच में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम जानेंगे कि हम हमारे जो फंडामेंटल राइट क्या है। फंडामेंटल राइट कहने का मतलब है कि जो हमें मूलभूत आवश्यकता है, अधिकार है, जो हमें सरकार द्वारा, सॉरी, संविधान द्वारा दिया गया है, उसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। फंडामेंटल राइट के बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि इस आपको कोई इसको छीन नहीं सकता। कोई भी इस फंडामेंटल राइट को आपको छीन नहीं सकता। अगर इन केस फंडामेंटल राइट छीना जाता है, हम कभी इस बात पे बाद में चर्चा करेंगे कि क्या होता है फंडामेंटल राइट छीनने पे। फिलहाल हम इसको छोटा सा बात से समझेंगे कि अगर कभी भी कोई फंडामेंटल राइट छीनता है तो आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अप्रोच के लिए कि माय लॉर्ड, मेरे फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, किसी एक बॉडी के द्वारा या कोई एक पर्सन के द्वारा। और ये सुप्रीम कोर्ट की अकाउंटेबिलिटी है कि आपकी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिज न होने दे। सुप्रीम कोर्ट को कहा गया गारंटर है, हाई कोर्ट को कहा गया गारंटर है। आप आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल 226 ऑफ हाई कोर्ट, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इस पे विस्तृत में चर्चा करेंगे। फिलहाल एक एक छोटे से ग्लेंस के तौर पे हम इसको नोटिफाई कर लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे, लीगल राइट के बारे में पढ़ेंगे, हमारा इंडिया कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। अब एक यहाँ पे गवर्नेंस देखिए। गवर्नेंस का कहने का मतलब होता है शासन। कैसे हमारी सरकारें काम करती है, कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। गवर्नेंस में गुड गवर्नेंस भी होता है, बैड गवर्नेंस भी होता है। आप सब लोग तो देखे होंगे कि कोई भी काम आपका एक बार में नहीं होता है गवर्नमेंट के चक्कर में, गवर्नमेंट की पॉलिसी के कारण या गवर्नमेंट के जो वर्कर होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं किसी चीज के लिए। कहीं ना कहीं वो करप्ट है, किसी भी तरह से सिस्टम में वो करप्ट है। ये बैड गवर्नेंस का आता है। गवर्नेंस भी बहुत टाइप के होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे। गवर्नेंस में भी एक बैड गवर्नेंस आता है, एक आता है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि राम राज्य। राम राज्य का नाम सुना होगा, और मुझे सब लोगों ने राम राज्य का नाम सुना है। राम राज्य कहने का मतलब हो गया कि एक अच्छा सा शासन प्रणाली, एक अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जहां पे इंसान को परेशान ना होना हो, उसकी सारी काम एट अ टाइम, टाइम टू टाइम हो जाए, विथ प्रोटोकॉल, विथ स्टेप। ये नहीं कि भाई ये पेपर नहीं है तो तुम यहाँ जाओ, बाबू के चक्कर लगाओ, उसके चक्कर लगाओ, 1,000 रुपए यहाँ फाइल के नीचे दबाओ, 1,000 रुपए वहां दबाओ, सिग्नेचर का पैसा लगेगा, इस चीज का पैसा लगेगा, ये पेपर नहीं है, कल आना, परसों आना, लंच के बाद आना, ये सब नहीं। ये सब बैड गवर्नेंस का है। और हम लोग टैक्स पेयर है, हमारे टैक्स के पैसे से उनकी सिस्टम चलती है। सो बेसिकली वो सर्वेंट है हमारे, ये वो हमारे सर्वेंट है। आप देखे होंगे सिविल सर्वेंट होता है,
सिविल नागरिक, सिविल सर्वेंट जिसको आप आईएएस डीएम बोलते हैं, आईएएस हो गया, डीएम हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ये सब सर्वेंट है हमारे, सिविल सर्वेंट है। सिविल सर्वेंट का मतलब हुआ नागरिक का नौकर। हमारे टैक्स के पैसे से इनकी टैक्सेशन चलती है। एक बहुत अच्छा कुछ दिन पहले का बात है, जापान की एक कहानी है कि कहानी क्या है, एक इंसिडेंस है। दो ऑफिसर थे, दो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। वो जैसे 5 बजे वहां का वर्क कल्चर, वहां का 5 बजे खत्म होता है, 4:47 को निकल गए, बायोमेट्रिक लगाया, वो निकल गए। क्या हुआ कि 3 मिनट पहले वो बातचीत करते करते ऐसे भूल के 3 मिनट पहले वो निकल गए। जब पता चला ना, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठ गई फिर 3 मिनट पहले, क्योंकि रिकॉर्ड होता है सारा, डिजिटलाइजेशन है। डिजिटलाइजेशन की एक बहुत अच्छा बात है कि करप्शन इस पे कम हो रहा है। शायद ये भी एक उपाय है करप्शन को कम करने के लिए, इस पे भी हम कभी बात करेंगे। तो 4:47 में निकल गए, 3 मिनट पहले। मजे की बात है, वहां का जो नेशनल टीवी है उस पे उनको आना हुआ और पूरे देश के सामने माफी मांगे हो। और पता है क्या माफी मांगे? कि मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आपके टैक्स के पैसे का गलत उपयोग किया। आपके टैक्स से हमारा घर चल रहा है, आपके द्वारा दिए गए टैक्स से हमारा घर चल रहा है, और इस पैसे का मैंने दुरुपयोग किया है, और उनके ऊपर फाइन लगाया गया 3 मिनट पहले जाने के लिए। ये होता है गुड गवर्नेंस। ये नहीं कि 11 बजे आए और 2 बजे गए, लंच के टाइम पे नाम पे 2 घंटा बैठ गए खाना खाने। ये सब होता है गवर्नेंस में, ये सब हम पढ़ेंगे गवर्नेंस में। पॉलिटी, पॉलिटी तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस है, तो आप लोग तो जानते होंगे, बचपन से पढ़े होंगे। पॉलिटिकल साइंस में पार्लियामेंट्री सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी मेथड, फेडरल मेथड, पार्लियामेंट, स्टेट काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल, ये सब लेजिस्लेटिव, लोकसभा, राज्यसभा, उनका टेन्योर क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट होता है गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप इनमें कंफ्यूज ना हो, ये पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट है गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा ब्रीफ में भी पढ़ेंगे और गवर्नेंस को भी ब्रीफ में पढ़ेंगे। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कोई कैसे साइंस में इवोल्यूशन हो रहे हैं, कैसे हम मतलब इवॉल्व करके आए हैं। ठीक है, होमोसेपियंस, जो हमारे बहुत सारे टाइप की स्पीसीज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी, कोई नई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, मेटावर्स आई है, ये सब एक टेक्नोलॉजी ही है। हमारी जो हम जो आज एआई यूज करते हैं, चैट जीपीटी यूज करते हैं, इस सब के बारे में हम टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में हम पढ़ेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स पे हमारा कंट्री अभी किन किन मुद्दों से मतलब घिरा हुआ है। जैसे आप कल परसों की बात है, इजराइल और वो हमास में लड़ाई वॉर छिड़ी है, उसके कारण हमारे कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इजराइल हमारा बहुत अच्छा साथी है। 1999 में जब कारगिल वार हुआ था, इजराइल ही एक ऐसी कंट्री थी जो हमें साथ दी थी। हमारा बहुत अच्छा दोस्त है इजराइल, और एक रसिया। 1967 में जब इंडो चाइना इसका हुआ था, इंडो पाक का हुआ था, लड़ाई हुआ था, वहां पे रसिया ने साथ दिया था। तो हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में, कि जो हमारे करंट में जो अफेयर चल रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो करंट अफेयर्स हो जो हमारे देश में अभी करंट में चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लॉ, और उसके बाद बहुत ऐसे हम कानून जानेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, जो हमें लगता है कि दैनिक जीवन में उसका एक महत्व है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ये इस पूरे इस चैनल का एक ये मोटिव है कि मैं ये सब चीजें आपको अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करूं। आपसे मुझे कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, इस सारे व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए, एक ठीक ढंग से चलने के लिए बस मुझे 2-3 चीजें आपकी चाहिए। पहला तो आपका सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट आप कैसे दे पाएंगे? तो सपोर्ट देने के 2 तरीके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं,
शेयर कर सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप ये पढ़ करके और लोगों को भी बता सकते हैं। शेयर मतलब ये भी एक शेयर का ही फॉर्मेट हुआ। इसको आप एक तरीका ही आप मान लीजिए कि आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम जो भी टॉपिक पे बात करें, मैं और आप, देखिए हमारे बीच फासला हो सकते हैं, बहुत दूरी है। आप हो सकते हैं इंडिया के आप किसी भी पार्ट से सुन रहे होंगे, हमारे बीच में फासला हो सकता है, दूरी, लेकिन मन की दूरी नहीं है। मेरे और आपके बीच के बस ये मोबाइल के बीच की गैप डिस्टेंस है। आप समझिए कि मैं मोबाइल में हूँ और आप मोबाइल के उस पार है, मैं मोबाइल के भीतर हूँ। बस इतना ही फासला है। आप कोई भी सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं किसी एक नए टॉपिक पे बात करूं, कोई जैसे आर्टिकल 370 पे, जो 370 हमारा कैसे हटा था, इमरजेंसी के प्रोविजन पे, बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। केशवानंद भारती केस हो गया, या बहुत ऐसे ऐसे केस हैं जो इंडियन सुप्रीम मतलब इंडियन जुडिशरी की बहुत अच्छी अच्छी केसेस हैं, वो सब पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब पढ़ेंगे। हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। मुगल एम्पायर पढ़ेंगे, उसके बाद इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ेंगे हिस्ट्री का। फिर उसके बाद लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कैसे हमारा लीगल सिस्टम आज वर्क कर रहा है, कैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट बना, कैसे हाई कोर्ट बना, कैसे आज ये जो जो हमारे 545 प्रिंसली स्टेट थे, वो जाकर के आज एक यूनिफाइड इंडिया बने हुए हैं। कैसे कश्मीर का इशू हो गया, ये सब एक हिस्ट्री का पार्ट है। ये सब भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आप सबसे गुजारिश है कि अगर मतलब मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो कृपया आप सुझाव दे सकते हैं। सुझाव देने का भी एक बहुत अच्छा आपको तरीका मैं बताता हूँ। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1। ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी। आज जो आप बोल पा रहे हैं ना, पता है मजे बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे मजे की बात क्या है? एक चप्पल पहनने वाला व्यक्ति प्लेन में चढ़े हुए व्यक्ति को गाली बोल सकता है कि यू आर रॉन्ग। एक नॉर्मल इंसान प्रधानमंत्री को बोल सकता है कि सर यू आर रॉन्ग, विथ प्रॉपर, हाँ ये नहीं कि प्रॉपर मैनर में बोलना, ये नहीं कि हम बदतमीजी के साथ बोले। सिर्फ एक ही चीज की वजह से हुआ है, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी। आप सवाल पूछ सकते हो अपने गवर्नमेंट से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मेरे टैक्स के पैसे से ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, क्या है जो करप्शन बढ़ रहा है। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में ऐसे से बहुत सारी बातें जानेंगे। अभी तो ये जस्ट छोटी सी झलक आज मैंने आपको दिखाई है। अभी ये तो जस्ट ट्रेलर था हमारा, और ये पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आप निश्चिंत रहे, इत्मीनान रखें, मुझ पे भरोसा रखें, इस चैनल पे भरोसा रखें। इस सब का आप इस सब पढ़ाई का उपयोग दो तीन चीजों में आप कर सकते हैं। एक तो जनरल नॉलेज के लिए, किसी को बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको कुछ चीज पढ़ने का शौक होता है, वो बस पढ़ते हैं, उन्हें फिर कुछ एग्जाम उग्जाम से मतलब नहीं होता, एक वो। दूसरा, आप किसी कंपिटिटिव एग्जाम का कर सकते हैं। ये जैसे कंपिटिटिव एग्जाम में, मतलब मैं इस लायक तो नहीं हूं कि मैं किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाऊं। मैं इतना, मेरी इतनी बड़ी हैसियत तो नहीं है कि मैं किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाऊं, क्योंकि मैं खुद पढ़ता हूं। लेकिन हाँ, मैं आपको आसान एवं सरल भाषा में समझाने की हिम्मत रखता हूं। इतना मेरे अंदर है कि मैं आपको आसान एवं सरल भाषा में समझा पाऊं। आप इसका उपयोग यूपीएससी में भी कर सकते हैं। देखिए, अब बोलोगे कि यूपीएससी इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, आप कैसे बता रहे हो उसके बारे में? इसके पीछे एक रीजन है। मैं जो भी बात करूंगा फैक्टफुल बात करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात करूंगा।
मुझे अगर नहीं आएगा तो मैं नहीं बोलूँगा, बट मैं फैक्चुअल बात बोलूँगा। मैंने क्या बोला था पहले ही शुरुआत में ही कि मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, टॉपिक को समझाने आया हूँ। मैं यूपीएससी का गाइड गाइड नहीं हूँ, मेंटर नहीं हूँ। लेकिन लेकिन जो यूपीएससी का कोई एक आध टॉपिक होगा, जैसे यूपीएससी में पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, हो सकता है मैं पॉलिटी और गवर्नेंस आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। हो सकता है मैं ही यूपीएससी का एक सिलेबस का हिस्ट्री का बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊँ। मैं पर्सनली मैं टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है मैं आपको बेहतर ढंग से पढ़ा पाऊँ, जो शायद आप ना समझ पा रहे हो। क्योंकि मेरे बात करने का तरीका एक दोस्त की तरह है। मैं आपसे दोस्त बनना चाहता हूँ। आपको मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, आपको दोस्त बन के समझाने आया हूँ। हो सकता है मैं उस पर्टिकुलर उस एग्जाम का कोई टॉपिक आपको बेहतर ढंग से समझा पाऊँ। मुझे बस टॉपिक समझाना है। मैं आपको पढ़ाने नहीं आया, समझाने आया हूँ। तो हम लोग इस चीज पे बात करेंगे, ऐसे ऐसे हमारा करेंगे। आप यूपीएससी का कर सकते हो या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम का, कम्पिटिटिव एग्जाम का, या फिर आप लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे एक तो हमने हो गया यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आप मतलब इससे आप इन्फ्लुएंस है, क्या इसकी तरफ आपकी रुचि है? जैसे आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, कोचिंग पढ़ रहे होंगे, मान लीजिए हम एक्स कोचिंग में पढ़े, ठीक है। एक्स कोचिंग में मुझे हिस्ट्री का मुगल एम्पायर समझ में नहीं आया। आप स्वतंत्र है, यूट्यूब खोलिए, चैनल टाइप कीजिए, मुगल एम्पायर लिखिए, हो सकता है वहां से बेहतर कोई और समझा दे आपको। आप पढ़ तो वहां रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर कोई टॉपिक आपको उससे बेहतर समझा दे, तो क्या जा रहा है? हमें कहीं से तो समझना है ना। ये तो नहीं है कि हम वहीं से समझेंगे या कहीं और से समझेंगे। ऐसा कोई तो ऐसा मैंडेटरी तो नहीं है ना, हम कहीं से भी समझ लेंगे। हमें समझने से मतलब है। हम एग्जाम की तैयारी बाद में, पहले समझने पे फोकस करेंगे, ठीक है। या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की, कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस आएगा ही आएगा, हिस्ट्री आएगा ही आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा ही आएगा, जीके आएगा ही आएगा, साइंस टेक्नोलॉजी आएगा ही आएगा, बस। या जो 10th से लेकर के 12th तक के बच्चे हैं। अब 10th में भी बहुत ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं जो, क्योंकि एनसीईआरटी रहती है उनकी, तो एनसीईआरटी में उतना ब्रीफ होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो मात खा जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं क्लास में। तो हम उन पे भी बात करेंगे। तो हम बहुत ऐसे टॉपिक डालेंगे जो उनसे रिलेटेड हो। ये सारी टॉपिक कहीं ना कहीं उनसे भी रिलेटेड है। तो आप जो भी बच्चे जो 10th 12th में हो, जिनके बोर्ड एग्जाम है, जो समझ नहीं पा रहे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, आप किसी टॉपिक को पर्टिकुलर, मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं, यूट्यूब खोलिए, स्वतंत्र है, यूट्यूब खोलिए, डालिए और समझने की प्रयास कीजिए। तो जो बच्चे, एक तो या तो आप यूपीएससी से रिलेटेड हो, या किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम से हो, या किसी भी 10th 12th से, एक चौथा अदर। अदर में हम उसको रखेंगे जिनका कोई इन सब चीजों से मतलब नहीं है, लेकिन उनको पढ़ने का शौक है, उनको नॉलेज गेन करने का शौक है, वो इन सब चीजों में आते हैं। जो नॉलेज गेन करने के लिए उत्सुक है, जो किसी पर्टिकुलर बात पे, किसी टॉपिक पे जानकारी रखने के लिए उत्सुक है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं जानकारी।
इस बात को ज़्यादा ना खींचते हुए आप तनाव ना लें, बहुत आराम से पढ़ें, बहुत आराम से समझें। मेरी शुभकामनाएँ आप सबके साथ। आपकी भी शुभकामनाएँ हैं मेरे साथ। आप अब वैसे तो आप मुझे धन्यवाद नहीं कर सकते। मैं ही अपनी तरफ से मैं मान लेता हूँ कि आपने हमें बोल दिया। जब भी कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताइए, लिखिए। मैं उसका समाधान निकालूँगा, कोशिश करूँगा निकालने की। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र है। मैंने अभी बताया आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो ऐसे बने रहिए हमारे साथ, ये देखते रहिए। हम ऐसे-ऐसी बहुत सारे वीडियो लेकर के आएँगे आपके साथ। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद आज तो ये बस इंट्रो पार्ट था। हम कल से हम कल से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन। कल जो हमारा चैप्टर होगा, कल जो हमारा टॉपिक होगा इंडियन पॉलिटी, कल जो हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कल से हम इस चीज की शुरुआत करेंगे। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि जब भी पढ़ने की कोशिश करें, ठंडे दिमाग से बैठे, कोई काम हो उसको साइड कर दें, कॉपी किताब लेके बैठे मन से, फिर पढ़ाई करें। कल हम इस पे फिर बात करेंगे, अच्छी तरह से बात करेंगे इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, सारी बातें मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है? अच्छा लगा हो अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक नई शुरुआत हुई है, आप भी इस पहल में जुड़िए और सपोर्ट कीजिए। क्या ही बोलूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।